गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 9 की फ्रांस की क्रांति पाठ पढ़ रहे थे। तो हम लोग फ्रांस की क्रांति पाठ पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फ्रांस कहाँ पे है, फ्रांस किस महाद्वीप में है। यूरोप। हाँ, फ्रांस हमारा किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो है हमारे विश्व में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, हम लोग पहले जान लेते हैं थोड़ा सा फ्रांस कहाँ पर है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप कहाँ पे है? ये महाद्वीप क्या है? यूरोप। इस महाद्वीप में देश है कौन सा? फ्रांस। और जिसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ये फ्रांस की क्रांति क्या थी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि फ्रांस कहां पर है? जी सर। फ्रांस कहां पर है, पता चल गया आपको? क्लियर? पता चल गया फ्रांस कहां पर है? जी सर। अच्छा, हम आपसे प्रश्न पूछें कि फ्रांस की राजधानी कहां है? फ्रांस की राजधानी कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो हम लोगों ने पहले जान लिया कि फ्रांस कहां पर स्थित है, पृथ्वी पर किस महाद्वीप में स्थित है, और फ्रांस के पास कौन कौन से देश है। फ्रांस के पास इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। ये फ्रांस के क्या है? पड़ोसी देश है, फ्रांस के पड़ोसी देश है। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ, आज के लगभग 250 वर्ष पहले ऐसी कौन सी घटना घटी जो पूरे विश्व को क्या कर दिया? हिला दिया। पूरे विश्व को एक नए अधिकार दिए, पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया। ऐसी कौन सी घटना घटी थी फ्रांस में जो है? तो वो फ्रांस की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना पाठ स्टार्ट करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति। पाठ का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, आज हम आप सबसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति क्या होती है? हमें तो ये तो पता चल गया फ्रांस से संबंधित है ये क्रांति। ठीक है, जैसे भारत क्या कहते हैं? भारतीय, वैसे फ्रांस के वहां के लोगों क्या कहते हैं? फ्रांसीसी। तो ये फ्रांस से संबंधित है। तो क्रांति किसे कहते हैं? पाठ पहले, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति, तो क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति क्या होती है? क्रांति क्या होती है? एक ऐसी उथल पुथल जो व्यवस्था में क्या कर देती है? बदलाव लेकर आती है, परिवर्तन लेकर आती है। तो फ्रांस में एक ऐसी घटना घटी जो वहां की व्यवस्था में क्या कर दिया? बदलाव लेकर आई। ठीक है, बदलाव लेकर आई। फ्रांस में वहां पर क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। और वहां पर वहां की जनता ने ऐसा उथल पुथल किया कि वहां पर राजतंत्र की जगह पर क्या आ गया? गणतंत्र आ गया। ठीक है, आप जानते हैं राजतंत्र में क्या होता है? राजा शासन करता है। राजतंत्र में कौन शासन करता है? राजा शासन करता है। राजा किसी की सुनेगा नहीं। राजा अपनी मर्जी का, जो उसकी मर्जी है वही क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। और राजतंत्र में राजा का बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। कोई चुना हुआ व्यक्ति राजा बन सकता है? नहीं। शासन कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए राजतंत्र अच्छा होता है? नहीं अच्छा होता है। ठीक है,
जबकि गणतंत्र या लोकतंत्र में क्या होता है, एक चुना हुआ व्यक्ति शासन करता है। अगर उसने गलतियां की हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। वोट उसको ना देकर 5 साल बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सबसे बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है, गणतंत्र की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। तो क्रांति को जानने से पहले, फ्रांसीसी क्रांति को जानने से पहले हमने ये जान लिया कि क्रांति क्या होती है, एक ऐसी उथल पुथल, जनता के द्वारा एक ऐसा विद्रोह, ताकि वहां पर जो है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए। तो हमने देखा कि फ्रांस की जनता ने राजतंत्र को क्या समाप्त करके कौन सा तंत्र लेकर आए, गणतंत्र लेकर आए वहां पर। ठीक है, तो क्रांति आप समझ गए, क्रांति क्या होती है, एक ऐसी उथल पुथल जो व्यवस्था में बदलाव लेकर आती है, परिवर्तन लेकर आती है, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। अब फ्रांस में ये ऐसी घटना हुई थी, फ्रांस में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपका जब पाठ चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पर सबसे पहले बास्तील के किले की बात की जा रही है। ठीक है, तो बास्तील का किला था, जनता 14 जुलाई 1789 को अपने घरों से निकली थी। जैसे आप देखते हैं ना कि कभी कभी कोई मूवी स्टार्ट होती है, तो मूवी स्टार्ट होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा पहले दिखा दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बताया जाता है कि क्या हुआ। देखें आप लोग कभी, ऐसे ही आपके पाठ में जो है, आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले उस क्रांति के दिन का जो है जिक्र किया गया है, जिस दिन वो क्रांति घटित हुई थी। कब घटित हुई थी, 14 जुलाई 1789 को घटित हुई थी। तो उस दिन का जिक्र हुआ था। उस दिन सब क्या हुआ था कि जनता अपने घरों से निकली, तमाम औरतें, तमाम जो है पुरुष, सभी लोग निकले। लगभग 7,000 की संख्या में लोग अपने घरों से निकले, सड़कों पर आ गए। उनको आशंका थी कि राजा क्या कर रहा है, शहर में सेना बुला रहा है और वो सेना हमको मार देगी, कुचल देगी। तो जनता पहले ही से घर से निकली, 7,000 लोग। अब जनता ऐसे कैसे लड़ सकती थी, राजा से लड़ सकती थी ऐसे, राजा की सेना से लड़ सकती थी, नहीं लड़ सकती थी। तब तक नहीं लड़ सकती थी जब तक उसके पास हथियार ना हो। जब हथियार होंगे तभी तो जनता लड़ सकती थी। उन्होंने वहीं पर जो 7,000 की जनसंख्या थी, जो 7,000 की संख्या निकली हुई थी, वो उन्होंने उसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, जन सेना। क्या नाम दे दिया, जन सेना नाम दे दिया। जो 7,000 लोग निकले हुए थे उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, जन सेना नाम दे दिया। और इस जन सेना ने तुरंत देखा कि आसपास एक किला है जिसका नाम क्या था, बास्तील का किला। क्या नाम था, बास्तील का किला था। जनता ने देखा कि हमारे पास हथियार नहीं है, और उनको खबर थी कि कहीं ना कहीं बास्तील के किले में बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। वहां पर हमारे कुछ साथियों को बंदी बनाकर, क्योंकि बास्तील के किले में क्या थी, जेल भी थी। वहां लगा कि हमारे कुछ साथियों को वहां पर जेल में कैद करके रखा है। जनता ने तुरंत, उस जनसेना ने निर्णय लिया कि चलो हम किधर चलते हैं, बास्तील के किले की तरफ। बास्तील के किले की तरफ जनता गई। वहां पे जो सैनिक थे, भाई वहां कितने सैनिक होंगे, 400, 500, 600, 1000 सैनिक होंगे। और वो जनता कितनी थी, 7,000 की संख्या में जनता थी। सैनिक वहां से किला छोड़कर भाग गए। कमांडर लड़ा, कमांडर को क्या कर दिया, जनसेना ने मार दिया। ठीक है, सेना किले के अंदर प्रवेश करती है और वहां क्या करती है, हथियारों को लूट लेती है, अस्त्र शस्त्रों को लूट लेती है। और जो वहां पर कैदी बंद थे,
उनके जो साथी बंद थे उनको क्या करती है, आजाद करा देती है। और वहां से क्रांति की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो बास्तील का किले का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ढहा दिया जाता है। निरंकुश राजतंत्र का एक प्रतीक बास्तील का किला था, उसको क्या कर दिया जाता है, ढहा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारी ये स्टोरी चालू होती है। बात समझ में आई आपको? अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, बास्तील का किला है। बास्तील का किला कैसे, देखो इसको जो है जनता ने इसको आग के हवाले कर दिया है। ठीक है, कितनी उग्र भीड़ ने किले को जो है तरफ कूच कर रही है और किले को क्या कर दिया है, ढहा दिया, तोड़ दिया है। देखो हथियारों को लूट करके जनता भाग रही है, निकल रही है, अपने कैदियों को छुड़ाकर, अपने साथियों को छुड़ा करके वहां से निकल रही है। इस तरीके से बास्तील के किले का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जो फ्रांस की क्रांति थी वो कब स्टार्ट होती है, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ये स्टार्ट होती है, आरंभ होती है बास्तील के किले के पतन से स्टार्ट होती है। बात समझ में आई आप सबको? क्लियर? आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रांस में हमने उस दिन की घटना के बारे में तो हमने समझ लिया कि जिस दिन क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हम जाने तो कि फ्रांस में उससे पहले 14 जुलाई 1789 से पहले क्या घटित हो रहा था, वहां का समाज कैसा था, वहां के लोग क्या थे, कैसे थे, वहां कौन राजा राज कर रहा था, वो उसकी नीतियां कैसी थी, ये पहले हमें जानना जरूरी है कि नहीं ये जानना? हाँ, अब ये हम पहले जान लेते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। अब एक बात यहां आपको फिर हम बताने वाले हैं। हमने आपसे कह रहा हूं कि 18वीं सदी क्या है। 18वीं सदी मतलब किस सन की बात हो रही है? इस समय कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। और 18वीं सदी मतलब किस सन की बात हो रही है? 1700 से 1799। सदी कितने को कहते हैं? 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? सदी कहते हैं। तो हमें किस सदी की बात करना है? 18वीं सदी। मतलब उस वर्ष कौन सा? 1700 से 1799 के बीच में। उत्तरार्ध का क्या मतलब होता है? जो एक सदी का जो पहले 50 वर्ष होता है वो पूर्वार्ध होता है और बाद के 50 वर्ष क्या होता है? उत्तरार्ध। ठीक है, तो हमें मतलब 1750 के बाद की बात करना है। ठीक है, 1750 के बाद फ्रांस का समाज कैसा था इसकी बात करना है। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि फ्रांस में राजा कौन था। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां राजा था। ठीक है, कौन राजा था? लुई 16वां। हाँ, लुई 16वां राजा था। ये किस वंश का राजा था? बूर्बो वंश का राजा था। ठीक है, किस वंश का था? बूर्बो वंश का था। अब देखो इसको इसके वंश क्या होता है बच्चों? वंश क्या होता है? एक कह सकते हैं कि बड़ा सा खानदान। ठीक है, बहुत बड़ा खानदान। फिर उस खानदान का नाम किसी, मान लीजिए बूर्बो से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, बूर्बो से प्रसिद्ध हो गया, तो उस वंश का नाम क्या हो गया? बूर्बो हो गया। अब इस वंश में, ठीक है,
जितने राजा हुए सबका नाम लुई, इतना लोकप्रिय, सबको नाम लग गया, सबके माता पिता को सबका नाम क्या रखते चले गए? लुई 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 लुई। लुई पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और हम जिस लुई की बात कर रहे हैं ये कौन सा लुई था? लुई 16वां लुई था। ठीक है, हम किस लुई की बात कर रहे हैं? लुई 16वां। ये किस वंश का था? ये किस वंश का था? बूर्बो वंश का था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये लुई 16वां ये कब गद्दी पर बैठता है? 1774 ईस्वी में क्या करता है? ये गद्दी पर बैठता है। और जब लुई 16वां गद्दी पर बैठता है तब इसकी उम्र कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यहां जब 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है तो इसका विवाह ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, मैरी एंतोइनेट। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से इसका विवाह हो जाता है। अब यह बड़ा निरंकुश शासक था। ठीक है, इसको नहीं पता था जनता के पास खाने को है या नहीं है। इसको बस खाली अपने शान शौकत से मतलब रहता था, अपने दरबार की शान शौकत बनी रहे, अपना ऐशो आराम अच्छे से चलता रहे, इससे इसको मतलब था। जनता के पास कुछ है या नहीं है, जनता भूखे मर रही है कैसे है, अकाल पड़ा है, अकाल की स्थिति में जनता क्या कर रही है, उसके पास कुछ खाने को है, इससे मतलब इसको नहीं था। ठीक है, बड़ा ही निर्दयी, बड़ा क्रूर, निरंकुश शासक था। निरंकुश समझ रहे? निरंकुश किसे कहते हैं? जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। अब जिस पे कोई अंकुश नहीं होगा वो क्या करेगा? जो उसकी मर्जी होगी वैसे तो करेगा। जिसको चाहेगा वो फांसी देगा, जिसको चाहेगा उसको जो है पुरस्कार देगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये कैसा शासक था? एक निरंकुश शासक था। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा तब क्या था? वहां पर खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल खजाना खाली था। अब इसके पास इसके जो दरबार का खर्च था, इसके कर्मचारियों के वेतन का खर्च था, उसके भर के इसके लिए पास पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, एकदम से खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। और साथ में खजाना तो खाली ही था, साथ में इस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। कितने अरब? 10 अरब लिब्रे। अच्छा, लिब्रे क्या होती है? लिब्रे क्या होता है? ये फ्रांस की मुद्रा का नाम है। जैसे भारत में क्या होता है? भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, ऐसे फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रे है। तो इस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। ठीक है, 10 अरब लिब्रे बहुत होते हैं। ठीक है, 10 अरब लिब्रे का कर्ज था, साथ ही इसमें 2 अरब लिब्रे का अन्य कर्ज था। तो कुल मिलाकर इस पर कितना कर्ज था? 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। इतना इस पे पहले से कर्ज था। साथ ही इसमें क्या हो गया था? इसका खजाना एकदम से खाली था। इसको दरबार की जो शान शौकत थी उसको मेंटेन करने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, सेना को वेतन देने के लिए इसके पास कुछ अब नहीं बचा था। तो जब इसका खजाना खाली है, सब कुछ जो है, तो अब ये क्या करेगा? इसके पास पैसा कहाँ आएगा? कहाँ से आएगा? खजाना इसका कैसे भरेगा? फिर भाई राजा क्या करता है? जनता पर टैक्स लगाता है, कर लगाता है, तभी तो उसके पास पैसा आता है। फिर इसने क्या किया? जनता पर टैक्स लगाने की सोची। भाई टैक्स अब लगाएगा तभी तो वहां पर उसके पास कर्जा आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने अभी ये जान लिया कि फ्रांस में जो राजा था वो कब गद्दी पर बैठा? 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो राजा था बड़ा ही निरंकुश था। ठीक है, बड़ा क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था कि जनता के पास है कुछ या नहीं है। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से होती है। वो भी महिला राजा के ही जैसी थी, उसको भी विक्र जनता की
नहीं थी। जब वो गद्दी पर बैठता है तब खजाना बिल्कुल खाली होता है, उस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज होता है, 2 अरब लिब्रे और कर्ज होते हैं, कुल मिलाकर 12 अरब लिब्रे का कर्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमने राजा के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब फ्रांस का जो समाज था, ठीक है, फ्रांस का जो समाज था, सोसाइटी थी, वो कैसी थी। तो फ्रांस का समाज जो है कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन था? पादरी लोग। पादरी कौन होते हैं? ये बात हम लोग कब की कर रहे हैं? 1789 से पहले की बात, कि पहले अभी क्रांति से पहले की बात देख रहे हैं कि वहां कैसे समाज था, कैसे लोग थे, वो कौन सी बातें घटित हुई जिनसे वो वहां की जनता क्रुद्ध होकर क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। तो हम पहले के बात हम जान रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो वहां का समाज जो है कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्ग में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन था? पादरी लोग। कौन थे? पादरी लोग। पादरी कौन होते हैं? जैसे मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। ऐसे चर्च में जो वहां के कार्य होते हैं उनको करने वालों को क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। और द्वितीय स्टेट में कौन लोग थे? कुलीन वर्ग। कुलीन लोग कौन थे? जो बड़े जागीरदार, जमींदार, राज दरबार में बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, वो लोग क्या थे? कुलीन वर्ग कहते थे उनको। क्या कहते थे? कुलीन वर्ग। और जो तृतीय स्टेट था उसमें कौन थे? तृतीय स्टेट में बहुत बड़ा, सबसे अधिक लोग किस स्टेट में आते थे? तृतीय स्टेट में। तृतीय स्टेट में क्या होते थे? जो बड़े व्यवसायी होते थे, व्यापारी होते थे, अदालती कर्मचारी होते थे, वकील होते थे, ये सब किस स्टेट में आते थे? तृतीय स्टेट में। और कौन आता था? किसान आते थे, कारीगर आते थे, ये भी तृतीय स्टेट में आते थे। और कौन आता था? जो छोटे किसान होते थे, ठीक है, जिनके पास जमीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है वो, और भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब किस में आते थे? तृतीय स्टेट में। तो तृतीय स्टेट में देखो कितने लोग आते हैं। ठीक है, तृतीय स्टेट में कुछ संपन्न लोग भी हैं, है कि नहीं है? जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, तो कुछ संपन्न लोग भी हैं और कुछ बिल्कुल गरीब लोग हैं। ठीक है कि नहीं है? कुछ बहुत संपन्न लोग भी, बहुत संपन्न नहीं, मगर हाँ संपन्न लोग भी हैं। संपन्न आप समझ रहे हो? जो थोड़ा सा धनवान है। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जो किसी के खेतों में काम करते हैं, किसी के घरों में काम करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा है। और कुछ मध्य किसान है, मध्य वर्ग के किसान है, और कुछ बड़े किसान है। तो तृतीय स्टेट्स में ये लोग आते थे। तो हमें क्या पता चला कि फ्रांस का समाज कितने वर्ग में विभाजित था? 3 वर्ग में। कौन? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते? कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? छोटे किसान, ठीक है, भूमिहीन मजदूर, नौकर, कुछ बड़े व्यवसायी, कारीगर, किसान, ठीक है, ये तमाम लोग किस में आते थे? तृतीय स्टेट में आते थे। ठीक है, अब देखो वहां की व्यवस्था कैसे थी। आपको भी बड़ा मतलब जो है, अगर आप भी ऐसी व्यवस्था देखें तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। मान लो कि आपके गांव में जो है कोई बहुत रईस इंसान है, बहुत अच्छा, और आप क्या हैं? बहुत गरीब हैं। अगर आपके गांव का कोई व्यक्ति या आपके गांव में जो है आपसे टैक्स लिया जाए, तो उस रईस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए? टैक्स से छोड़ दिया जाए। और आपसे टैक्स लिया जाए तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा। कहोगे यार हमारे पास वैसे भी धन बहुत कम है, बहुत
कम मात्रा में, ऊपर से हमसे क्या सरकार ले रही है, टैक्स। और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको टैक्स में छूट दी जा रही है। तो आपको क्या लगेगा, गुस्सा आएगा? जी सर। आएगा कि नहीं गुस्सा आएगा? जी सर। गुस्सा आना स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति हो उसको गुस्सा आएगा। तो फ्रांस का जो समाज था ऐसे ही था। जो पादरी वर्ग था इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो कुलीन वर्ग था इसको टैक्स ये कर नहीं देता था, कर नहीं देता था, ये कर नहीं देता। कर मतलब टैक्स नहीं देता था। अब कर कौन देता था? ये वाला वर्ग क्या देता था, कर देता था। और ये देखो पहले से क्या था, बहुत गरीब थे। ठीक है, इसमें कुछ ही लोग संपन्न थे, बाकी क्या थे, गरीब थे। तो ये एक तो सरकार तो इनसे कर लेती थी, ठीक है, साथ में इनसे कौन कर लेता था, चर्च भी इनसे कर लेता था। ठीक है, जिस कर का नाम क्या था, जहां पर पादरी लोग रहते थे, चर्च। ठीक है, चर्च भी इनसे क्या करती थी, कर लेती थी, जिसको क्या कहते थे, टाइड। क्या कहते थे, टाइड। टाइड नामक जो है एक धार्मिक कर होता था, जो चर्च किससे लेती थी, तृतीय स्टेट के लोगों से लेती थी। एक तो टाइल कर हो गया, दूसरा टाइल होता था। टाइल कर क्या होता था, जो टाइल कर क्या होता था, टाइल कर होता था जो सरकार, राजा जनता से लेती थी। ठीक है, तो देखो ये लोग कितना परेशान थे। एक तो सरकार को कर, अप्रत्यक्ष कर देते थे। अप्रत्यक्ष कर मतलब जैसे लेके आए, ब्रेड लेके आए, जैसे कोई भी जरूरत का सामान लेकर आए तो सरकार उस पर क्या कर देती है, पहले से टैक्स लगा देती थी। राजा पहले से टैक्स लगा देता था। मान लो 5 रुपये की चीज है तो वो अब उस पर टैक्स लग गया तो कितने की मिलेगी, 10 रुपये मिलेगी। तो 5 किसके पास चले जाएंगे, राजा के पास 5। इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। जनता सीधे सरकार को या राजा को टैक्स नहीं देती थी। दुकान पर गई, दुकान पर सामान खरीदा और उस सामान में ही टैक्स उसका निहित है। इसको क्या कहते थे, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधे राजा लेता था। तो टाइल कैसा कर था, प्रत्यक्ष कर, जो सीधे राजकोष में राजा के कर्मचारी आते थे, जनता से उगा के लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं कितने करों से दबे थे, एक तो टाइट था, दूसरा टाइल था। ठीक है, टाइट कौन कर लेता था, चर्च लेता था। टाइड कर कौन लेता था, चर्च। ये धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर था। और टाइल कैसा कर था, प्रत्यक्ष कर था, जो राजा लेता था। ठीक है, बात समझ में आई। तो फ्रांस का समाज हमने जाना कि कैसा था, 3 स्टेट्स में या 3 वर्ग में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन थे, पादरी लोग। द्वितीय स्टेट में कौन थे, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट्स में किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, कर्मचारी, वकील आदि लोग होते थे। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जो है, प्रथम स्टेट क्या कर देता था, नहीं देता था। द्वितीय स्टेट क्या कर देता था, नहीं देता था। तृतीय स्टेट कर देता था, जी देता था, बिल्कुल कर देता था। अगर आप उनकी जगह होंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आना है ना गुस्सा, आपको गुस्सा आएगा राजा के खिलाफ कि भाई हमारे पास खाने भर के पैसे नहीं और हम ही से क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। और ये जो द्वितीय, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं, इन पर भी गुस्सा आएगा, इन पर भी गुस्सा आएगा कि भाई इनसे क्यों कर नहीं लिया जा रहा है, इनसे भी कर लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांस का समाज था। ठीक है, और देखो तुमको, आप सबको एक बात बता दें, जो पादरी और कुलीन वर्ग थे इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, ये तो भाई कर तो देंगे नहीं। ठीक है, दूसरे क्या है, ये आम जनता से, तृतीय स्टेट से कर वसूल करते हैं। और तृतीय स्टेट के जो लोग थे, जो छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये क्या करते थे,
कुलीन वर्ग के घर जाते थे, वहां उनके काम करते थे, उनको भेंट देते थे, उनके खेतों पे मजदूरी करते थे। इनसे समझ लीजिए एक तरीके की बेगार कराई जाती थी। कितना परेशान ये वर्ग रहा होगा। आप सोच कर देखो कितना परेशान ये वर्ग रहा होगा। बात क्लियर हो गई? हमें पता चल गया कि फ्रांस का समाज कैसा था। वहां भाई 3 स्टेट के लोग रहते थे। सबसे ज्यादा परेशान तृतीय स्टेट के लोग थे। ठीक है, जो किसान थे, मजदूर थे, वकील थे, नौकर थे, ठीक है, भूमिहीन मजदूर थे, यही सबसे ज्यादा परेशान था। इन्हीं के अंदर अब आग जल रही थी कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो है इस व्यवस्था को बदल दें। मगर उनके पास वो विचार अभी नहीं थे, उनका साथ देने वाला अभी कोई था नहीं। बस ये अपने आप में कसमसा के रह जाते थे कि यार हम कैसे इस व्यवस्था को बदल पाए, या क्या हमें इसी व्यवस्था में ऐसे ही जीना है, कैसे जीना। बस वो कसमसा के रह जाते थे, महसूस कर रह जाते थे कि हमें कैसे इस व्यवस्था को बदलना है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हो रही थी, अंदर अंदर आग जल रही थी, अंदर अंदर क्रोध भरा हुआ था कि हमें कैसे इस व्यवस्था से निजात मिले। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और यहां पर जान लेते हैं कि जो फ्रांस का, देखो वहां पर कितनी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक असमानता कितनी थी, देखो जो फ्रांसीसी समाज था वहां पर कितने 90% लोग क्या थे, किसान थे। 90% लोग क्या थे, किसान थे। और 90% लोग किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है, 60% जमीन पर किसका कब्जा था, कुलीनों का कब्जा था। ठीक है, चर्च का कब्जा था। और तीसरे स्टेट्स के जो अमीर लोग थे, जो बड़े किसान थे, उनका कब्जा था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूमि 90% किसान है, और भूमि सबसे ज्यादा किनके पास है, जो हाँ कुलीन वर्ग है, द्वितीय स्टेट्स के लोग हैं, प्रथम स्टेट्स के लोग हैं, सबसे ज्यादा भूमि उनके पास है। तो वहां पर इस तरीके की बहुत ज्यादा असमानता थी। इन सब से क्या थे, क्या थे, किसान लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। अब देखो ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है, ये चित्र क्या है, ये व्यक्ति जो बहुत अच्छा जो है हेट लगाए, बढ़िया से जूते पहने, पास में एक बढ़िया सा कुत्ता पला हुआ है, और देखो कितने ठाठ से बैठा हुआ है। ये कौन है, ये राजा नहीं है, ये कौन है, कुलीन व्यक्ति। कौन है, कुलीन व्यक्ति। कुलीन बताए आपको, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत समृद्धवान व्यक्ति। ठीक है, जमींदार जागीरदार व्यक्ति। ठीक है, ये कौन बैठा हुआ है, कुलीन व्यक्ति एक बैठा हुआ है, एक बड़ा धनवान बैठा। और ये कौन है, ये आम किसान है, छोटा किसान है। ठीक है, ये क्या करने आया है, इसको भेंट देने आया है। ठीक है, देखो भाई हमारे खेत में इतना अनाज हुआ है, हम आपको प्रसन्न करने के लिए ये हमसे ले लो, ये देखो। और ये कितने ठाठ से रौब से बैठा हुआ है, देख रहे हो आप जी सर। इस तरीके से ये जो है यहां पर लेके आया है। तो इस तरीके के वहां पर व्यवस्था थी, आप देख रहे हो, इस तरीके से वहां पर क्या थी, व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति होगा उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। बस वो व्यवस्था बदल नहीं पा रहा होता है, मगर अंदर अंदर वो क्रोध से जल रहा होता है, उसके अंदर चिंगारी धधक रही होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, जीने का संघर्ष। ठीक है, हम जानते हैं कि जो है 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, 2.3 करोड़। कितनी थी, 2.3 करोड़। और 1789 ईस्वी में बढ़कर के आज कितनी हो गई, 2.8 करोड़। 2.3 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। इतनी जनसंख्या बढ़ गई, मगर जो है उत्पादन में कोई बढ़ोतरी
नहीं हुई। लोगों के लिए खाने के लिए अब क्या हो गए, देखो जनसंख्या 2.3 थी और बढ़कर कितनी हो गई 2.8, लगभग 50 लाख लोगों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, मगर जमीन तो उतनी ही सीमित थी, उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ठीक है, जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा था। जो भूमिहीन मजदूर नौकर लोग काम करते थे वो इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के अधीन कार्य करते थे। इन्होंने उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं की, उनकी आमदनी उतनी ही बनी रही। और अब जो खाद्यान्नों की कीमतें थी, पाव की कीमतें थी, उनकी कीमतें क्या होने लगी, बढ़ने लगी, आसमान छूने लगी। आम गरीब व्यक्ति उनको खरीद ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी मजदूरी बढ़ी ही नहीं थी, उसके पैसे बढ़े ही नहीं थे, वो खरीद ही नहीं पा रहा। बड़ा संकट आ गया था कि भाई कैसे हम जीने के लिए, कैसे हम अपने बच्चों को जिलाने के लिए कैसे हम पाव को खरीदे। वहां का भोजन क्या होता है, पाव। जैसे यहाँ रोटी होती है वहां पर पाव फ्रांस में, तो कैसे वो पाव खरीदे, कैसे उसको अपने भोजन जीने के लिए वो सब चीज खरीदे। बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी वहां पर जो है। आप जानते हैं जब इस तरीके की स्थिति आती है तो क्या होते हैं, दंगे होते हैं, महामारी आती है। ठीक है, लोगों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु आ जाती। अब एक तरफ तो ये महंगाई बढ़ी थी, एक तरफ महंगाई बढ़ी थी जिसके कारण आम जनता को खरीदने भर के पैसे नहीं रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे दाम हो गए थे। दूसरी तरफ क्या था, अकाल भी आ गया था। अकाल आप समझते हैं, ऐसी स्थिति जब क्या हो जाती है, कुछ खाने को नहीं बचता है। ठीक है, ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा हो जाती है। जैसे मान लो ओला पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, सब फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको खाने को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, जब खाने को आपके पास कुछ होगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे, छीनने का प्रयास करेंगे। जी सर। भैया जीने के लिए आप यही सोचेंगे यार कहीं से भी हमको कुछ मिल जाए, छीनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, छीनेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, दंगे होंगे कि नहीं होंगे, दंगे होंगे। और उसमें जो ताकतवर कुछ लोग होंगे वो तो छीन कर खा लेंगे, और जिनको नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति और डाउन होने लगेगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी, मृत्यु होगी, बड़ी संख्या में मृत्यु होगी। फिर क्या होती है, बीमारी फैलती, महामारी आती है, और महामारी में फिर क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जनहानि होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति फ्रांस में आ गई थी। फ्रांस में एक अकाल नहीं पड़ा था, कई बार अकाल पड़े थे। जनता इस तरीके की स्थितियों में मजबूर हो जाती थी। ठीक है, अब देखो आपका एक यहां पर जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप हमको जो है बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है, पहले क्या हुई, फसल खराब होती है। जब फसल खराब होगी तो क्या होगा, जब फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा, अनाज की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, कमी होगी, अन्नाभाव हो जाएगा। ठीक है, जब अनाज की कमी हो जाएगी तब क्या होगा, अनाज की कीमतों में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अनाज जब अनाज कम है, आप बाजार गए कोई चीज, आप कोई वस्तु आप खरीदने गए, आप मान लो उस दिन बाजार में वो वस्तु बहुत कम आई है और उसको खरीदने वाले 100 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो वो वस्तु महंगी होगी कि सस्ती होगी, महंगी होगी, क्योंकि भाई उसको वो वस्तु कम है और खरीदने वाले ज्यादा, तो वस्तु महंगी हो जाती। अब वस्तु बहुत अधिक संख्या में है, वहां पर बहुत मात्रा में है और खरीदने वाले कम है, तो दुकानदार क्या कहेगा, अरे कैसे औने पौने दाम में कैसे भी ये बिक जाए बस, ये सोचता है। तो क्या हो जाती, वस्तुएं सस्ती हो जाती होती है कि नहीं होती है। तो जब अनाज की कमी होगी तो क्या होगा, अनाज इनको मांगने वाले, इनको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी।
क्या हो जाएंगी? महंगी। महंगी हो जाएंगी। जब ये महंगी हो जाएंगी तो अब गरीब जो गुरबा है पाव रोटी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। जो बहुत भाई जिनके पास घर में पैसे हैं वो क्या करेंगे? वो तो खरीद लेंगे आके। और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेंगे? खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अब इस ऐसी स्थिति में क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा? लड़ाई दंगे होंगे। क्या होगा? लड़ाई दंगे होंगे। लड़ाई दंगे होंगे। क्या होगा? लड़ाई दंगा होगा। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होगा? लोग क्या हो जाएंगे भाई? जो दंगा नहीं कर पाएगा, लड़ाई नहीं कर पाएगा, वो क्या हो गया? उनके शरीर क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। उनके शरीर क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। कमजोर शरीर हो जाएंगे। ठीक है। वो कमजोर शरीर भाई, जब आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे आपका शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर होता चला जाएगा। और फिर एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब आपको भोजन नहीं मिलेगा कि आपके मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है। तो पहले जब पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा व्यक्ति तो दंगा करेगा और उसके शरीर क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? महामारी आएगी। ठीक है। महामारी आप समझ रहे हो? एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है। ठीक है। और उसके प्रकोप से क्या होते हैं? लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो महामारी, अभी आपने सुना था ना कोरोना। कोरोना क्या थी? एक महामारी थी। आप देखते थे कि कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है। पूरे हर जगह जहां से आपको खबर सुनती थी पता लगा कि वहां पर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में। तो एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में को चपेट में लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। ठीक है। अब जब महामारी आएगी तब क्या हो जाएगी? मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु की संख्या। हाँ, जो मृत्यु जिनकी होगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है। मृतकों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो ये स्थिति क्या थी, वहां पर जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। इस तरीके से जीविका संकट उत्पन्न होता है। अच्छा, जीविका क्या होती है? जो हमें जीने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीविका कहते हैं। ठीक है। तो जब जीविका का संकट होगा तो हमारे पास इस ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है। बात समझ में आई आप सबको? ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने क्या जान लिया? फ्रांस के बारे में हमने जान लिया। ठीक है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? बास्तील के किले से हुई। हमने जान लिया कि फ्रांस का राजा कौन था। ठीक है। फ्रांस का समाज कैसा था? कैसा समाज था? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है। इसके बाद हमने जान लिया कि वहां पर जो समाज, जो तीसरा स्टेट था वो कितना दबा कुचला था। उसको तमाम तरीके के टैक्स देने पड़ते थे। ये बात हमने जान ली। इसके बाद हमने क्या जाना कि जो है वहां पर जनसंख्या तो बढ़ रही थी मगर गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है। अनाज में वृद्धि नहीं हो रही थी। इसके कारण वहां पर जीविका का संकट उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद हम अब ये जानेंगे कि भाई इस स्थिति को फिर कैसे सुधारा जाएगा। ठीक है। अभी वो फ्रांस, देखो अभी ये सब बातें हमने जानी, ये कब की है? 1789 के पहले की। 14 जुलाई 1789 के पहले की। अभी ये लोगों में आग धधक रही है। अभी चिंगारी अभी है, अभी वो ज्वाला नहीं बनी है। ठीक है। अभी लोगों के अंदर ये चिंगारी है। अब देखो वहां पर एक आता है, कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। कौन आता है? मध्य वर्ग आता है। और ये कैसे आता है? ये हमने अभी बताया। जो तृतीय स्टेट्स के में जो धनवान लोग थे, थोड़ा सा संपन्न लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या करते हैं? वही क्या बनता है? एक मध्य वर्ग। वो कैसे? वो ये लोग क्या करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है। व्यापार अच्छे से करते हैं। ठीक है। ये रेशम और ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते हैं। और फिर क्या होता है? इनके पास धन
इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लोगों के नए नए विचारों को जानते हैं। ठीक है, तो इसी वर्ग को हम क्या कहते हैं? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग किसे कहते हैं? तृतीय स्टेट के पढ़े लिखे संपन्न लोगों को हम क्या कहते हैं? मध्य वर्ग। क्या कहते हैं? मध्य। हाँ, अब इस मध्य वर्ग का उदय होता है। ठीक है भाई, तृतीय स्टेट में जो थोड़ा संपत्तिवान लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने और धन अर्जित किया। ठीक है, अब वो और पढ़ लिख गए, अब वो दूसरे के विचारों को जानने लगे, समझने लगे। ठीक है, उस समय कुछ दार्शनिक हुए, पहला एक रूसो हुए। ठीक है, ये बड़े बड़े विद्वान लोग होते थे। ठीक है, चिंतन करते थे। रूसो हुए, लाक हुए, मांतेस्क्यू हुए, ये सब बड़े बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में चिंतन किया, अरे ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इन सब के बारे में चिंतन किया और किताबें लिखी। क्या किया? किताबें लिखी। जब इनकी किताबों को जो है जो मध्य वर्ग के लोग थे, इन्होंने पढ़ा। जैसे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी पुस्तक थी? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की पुस्तक थी। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भाई राजा के पास कोई देवी शक्ति, देवी अधिकार नहीं होते हैं। उसकी निरंकुशता का हम क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। पहले जनता क्या कहती? अरे राजा जो है उसके पास ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वर ने उसको विशेष अनुकंपा की है, तभी वो क्या बना है? राजा बना। उसकी अवज्ञा का हमें उल्लंघन नहीं करता। एक जॉन लॉक व्यक्ति हुए, ठीक, बड़े बहुत विद्वान व्यक्ति, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। उनकी पुस्तक क्या नाम क्या था? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि नहीं भैया, राजा के कोई देवी अधिकार नहीं होते, कोई इस पर जो है ईश्वर की अनुकंपा नहीं होती है। अगर वो निरंकुश है तो उसकी निरंकुशता का हम क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। भाई जो ये पढ़े लिखे लोग उभर रहे थे, इन्होंने कहा क्या? इनकी बात समझ में आ गई, यार उस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में तो बात सही लिखी है, और हम लोग कहते हैं कि राजा की आज्ञा माननी ही है, चाहे वो गलत कहे चाहे सही करे। अब लोगों की बुद्धि क्या होने लगी? और खुलने लगी, सोचने लगे, यार सही बात है, उन्होंने तो यार बात सही की। एक तो जॉन लॉक हुए, कौन? जॉन लॉक, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जॉन लॉक। दूसरे रूसो, कौन? रूसो। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन। इन्होंने भी समानता की बात कही कि भाई सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए, समानता की बात कही। इसके बाद एक और दार्शनिक हुए, मांतेस्क्यू। क्या नाम था उनका? मांतेस्क्यू। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इस पुस्तक में लिखा कि भाई सरकार के पास जो है, सरकार की शक्ति जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 स्तरों में क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास ही सब शक्ति नहीं होनी चाहिए। वो किसी कानून भी बनाए, कानून का पालन भी करवाए और दंड भी दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन शक्तियों को क्या करना चाहिए? सबके में वितरित कर देना चाहिए, समान रूप से वितरित होनी चाहिए। किसी के पास कार्यपालिका की शक्ति हो, किसी के पास कानून बनाने की शक्ति हो, किसी के पास न्याय करने की शक्ति हो। ठीक है, तो इन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्तियों के बंटवारे की बात कही। ठीक है, तो कौन दार्शनिक हुए उस समय के? जॉन लॉक और रूसो और मांतेस्क्यू। इन्होंने जो विचार दिए, ठीक है, इन्होंने जो विचार दिए, ठीक है, इनके विचारों का प्रभाव किन पर हुआ?
इनके विचारों का प्रभाव किन पर हुआ? जो मध्य वर्ग था, पढ़ा लिखा लोग था। मध्य वर्ग कहाँ से निकला था? तृतीय स्टेट से ही निकला था। ठीक है, इनके विचारों का प्रभाव किन पर पड़ा? मध्य वर्ग पर पड़ा। ठीक है, किन पर पड़ा? मध्य वर्ग। अब जो भाई मध्य वर्ग था किससे संबंधित? तृतीय स्टेट से ही तो संबंधित था। तो वो उनसे बड़ा घुला मिला था। अब ये मध्य वर्ग क्या करने लगा? अब जहां भी जाए, चाय की दुकानों पर जाए, बाल कटवाने के लिए सैलून पर जाए, कहीं ऐसे चौपाल लगाए बैठा है। ठीक है, ये क्या करने लगा? जो वो इनके साथ और गरीब वर्ग के लोग बैठते थे मध्य वर्ग के साथ, उनको बातें बताने लगे कि नहीं, तुम्हें तो पता था कि नहीं, राजा अगर गलत करे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ कर सकते नहीं। देखो, उन्होंने अपनी पुस्तक में, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसी बातें लिखी कि अगर राजा के पास कोई देवी शक्ति, देवी पावर नहीं होती है, राजा को ईश्वर ने विशेष अनुकंपा से नहीं भेजा, अगर वो गलत करता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। ये बातें लोगों को समझ में आने लगी कि यार बात सही है, यार वो ऐसी जो पढ़े लिखे लोग थे वो ऐसी बातें बता रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? पूरे फ्रांस की जनता में ये बातें पहुंचने लगी कि नहीं, अगर राजा विरोध करेगा, राजा गलत करेगा तो हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। अगर उसको गद्दी से भी हटाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? गद्दी से हटा देंगे। बात अब कहानी आप समझ रहे हैं? देखो कहां से चालू हुई थी कि भाई धीरे धीरे फ्रांस का समाज कैसा था। ठीक है, समाज के जो दबे कुचले लोग थे, उनके पास, उनके अंदर क्रोध तो था, मगर उनका साथ देने के लिए कोई अगुवाकार नहीं था। ठीक है, उनको लगता ही नहीं था कि अगर हम राजा के विरोध गल रहा है, अगर हम बोलेंगे तो हम पर ईश्वर नाराज हो जाएगा, उनको ये लगता था। ठीक है, अब जब मध्य वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग उनको बताए, समझाए कि नहीं, अगर वो गलत करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उसको गद्दी से हटाएंगे। अब पूरे तृतीय स्टेट के वर्ग के लोगों में एक नई चेतना आ गई कि भाई अब तो कुछ नहीं, अब हो गया, अब हम क्या करेंगे? राजा अगर गलत करता है, लुई 16वां अगर अब गलत किया तो अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। अब हम आर पार की लड़ाई करना चालू कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आप देखो कैसे तृतीय स्टेट के लोग जो है जागरूक हो जाते हैं। अब इसी समय क्या हो जाता है? हमने कहा कि अब राजा क्या करता है? टैक्स बढ़ाने के लिए सभा बुलाता है। ठीक है, टैक्स जो बढ़ाता था राजा तो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पाता था। ठीक है, उसके लिए वो क्या करता था? एक सभा बुलाता था। उस सभा का नाम क्या था? स्टेटस जनरल। क्या नाम था? हाँ, स्टेटस जनरल की सभा बुलाता है। और स्टेटस जनरल की सभा बुलाता है, जैसे पता चलता है कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है, जनता अब तो क्या थी, अब तो उसके पास साथ देने वाले भी लोग थे। उसको पता भी था कि अगर राजा गलत करेगा और हम इसके विरुद्ध बोलेंगे तो हमें कोई मतलब जो है, हमने गलत नहीं किया, हम पर ईश्वर नाराज नहीं होगा, ये भी अब जान गई थी। और आग तो उसके अंदर चिंगारी तो थी। अब जैसे उसने किया कि अब हम टैक्स बढ़ाएंगे, तुरंत जनता क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है और वो सड़कों की तरफ निकल लेती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे। आज इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई इतनी बातें कि हमने देखा। एक थोड़ा सा 1 मिनट में हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने मुख्य बातों को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्या हमने देखा कि सबसे पहले जब क्रांति शुरू होती है उस दिन की आपके पुस्तक में जिक्र होता है। 14 जुलाई 1789 को क्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमने जब वो क्रांति शुरू होती उससे पहले वहां का समाज कैसा था, ठीक है, राजा कैसा था, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो वहां का राजा लुई 16वां 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है,
गद्दी पर बैठने के बाद वो क्या करता है, टैक्स को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। राजकोष खाली था उसका, बिल्कुल खाली था। टैक्स जैसे बढ़ाता है तो टैक्स की मार सबसे ज्यादा किस पर पड़ती है, किस जनता पर, तृतीय स्टेट। किसके पर, तृतीय स्टेट पर सबसे ज्यादा मार, इस पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ठीक है, अब ये क्या था, ये बहुत नाराज हो जाता है। जो प्रथम और द्वितीय फ्रांस का समाज कैसा था, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स को विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो कोई भी टैक्स नहीं देगा, बल्कि वो जनता से और टैक्स वसूल लेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा टैक्स तृतीय स्टेट्स के लोग ही देते थे, और जबकि ये क्या थे, बहुत गरीब थे। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि वहां पर जीविका संकट आ गया। कैसे, क्योंकि भाई वहां की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। ठीक, उपज कम हो रही थी, लोगों की आमदनी कम हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से वहां पर क्या हुआ कि जीविका संकट आ गया। लोग और ज्यादा नाराज हो गए कि अब हमें कैसे भी इसको जो है राजा को हटाना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, देखा कि वहां जो एक नया वर्ग का उदय हुआ, उस वर्ग का नाम क्या था, मध्य वर्ग। क्या वर्ग, कौन सा था, मध्य। और ये मध्य वर्ग कहां से आया, तृतीय स्टेट से आया। तीसरे स्टेट से ये मध्य वर्ग आता है। ठीक है, अब इस मध्य वर्ग ने क्या किया, लोगों को जागरूक किया। ठीक है, इस मध्य वर्ग ने दार्शनिकों के विचारों को जाना, अखबारों को पढ़ा, और अखबार पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाया, बताया कि हम राजा के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब आम जनता क्या हो जाती है, जागरूक हो जाती है और क्रांति का बिगुल बजा देती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है। ठीक है, कल हम लोग यहां से पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।